मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक मकान का होना, एक फ्लैट का होना, एक सपने के सच हो जाने जैसा है। तो आज कुल मिलाकर क्या इस सेक्टर में एक रेगुलेटर की जरूरत है और क्या कुछ खामियां हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में अनिल कुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो कि CREDAI के चेयरमैन भी हैं। ये जो नया प्रस्ताव सरकार के सामने इस समय लंबित है, जिसमें उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने के लिए उसमें काफी कड़े प्रावधान हैं, आप लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है जो कुछ मीडिया में खबरें छप रही हैं। क्या वजह है कि आप लोग इसको इतना अपोज कर रहे हैं? कि आपको नहीं लगता कि इस क्षेत्र में एक रेगुलेटर की सख्त जरूरत है? नहीं, देखिए, हम लोग बिल्डर्स के लिए कीमत भी निर्धारित गवर्नमेंट को ही करनी चाहिए कि इतनी ही रेट पे आप बेचेंगे, इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की, ब्यूरोक्रेट्स की जरूरी है, बिकॉज सारा सिस्टम उनसे मिलकर ही होता है जो भी प्राइवेट बिल्डर करते हैं। अब आम उपभोक्ता जब फंस जाता है, और फंसने से पहले भी वो रात में कई बार बुरे बुरे सपने भी देखता है, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा कहीं, और फिर कुछ नहीं हो पाता है और बस उसकी गाड़ी कमाई चली जाती है। दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्डर्स है ही नहीं, खैर NCR में ज्यादा लगे हैं। दिल्ली में तो 1600 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, इनमें लोग अपना बसना चाहते हैं और उसमें पता ही नहीं चलता है कि ये मकान खरीदा, ये जमीन सरकारी है या प्राइवेट है। और छोटे छोटे मकानों पे बिल्डर लगे हैं बनाने में, और कई बार बन जाते हैं मकान, टूट भी जाते हैं, बगल का मकान गिर गया, पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो दिल्ली में तो बड़ी परेशानियां है, इसलिए लोग NCR में जा रहे हैं। तो रेगुलेटर तो बहुत जरूरी है। रेगुलेटर होगा तो कम से कम इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, एक प्लान वे से बनेगा। दिल्ली में जगह की बहुत कमी है, इसलिए मल्टी स्टोरी के लिए कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कहीं पे भी खरीद रहे हैं तो नेट पे कम से कम वो डाली जाए, जिससे पता चले कि ये अप्रूव्ड है, या ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे मकान ले लिया आपने बिल्डर से भी या जगह ले ली तो कम से कम टूटेगी नहीं, उसका कम से कम फिक्स होना चाहिए। जहां तक मिडिल वर्ग की बात है तो मैं समझता हूँ 50,000 वाला कम से कम यह मकान नहीं बना सकता 50 गज का, क्योंकि न तो बैंक लोन देने को तैयार, एक कार के लिए 9-10% पर लोन दे देती है गवर्नमेंट, बैंक है, लेकिन मकान के लिए लोन नहीं देगी। देगी तो क्या देगी? पर्सनल लोन, जिसका इंटरेस्ट 16 और 17% होता है, जबकि कार लोन के लिए 9% दे देगी। जी बिल्कुल, इधर दीजिए। हाँ, काले धन से जो डेवलप हुई हुई चीजें हैं, काले धन से ही खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से ये सब चीजें दूर हैं, क्योंकि उनकी कीमतें इतनी हैं कि एक आम आदमी मेरे हिसाब से शायद नहीं खरीद पाएगा। जी, जिस तरह से अभी ये लोग कह रहे हैं कि बिल्डर्स जो हैं काफी कुछ ऐसा होता है कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं, और जो उपभोक्ता है वो बाद में सिर्फ मकान को ही देखता रह जाता है और खुद की जेब को खाली महसूस करता है। ये जो एक विरोधाभास है कि मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन ठगा हुआ महसूस जब उपभोक्ता करता है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने की जरूरत है? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने जैसा कहा, हम लोग क्रीडा ट्रांसपेरेंसी शुरू की है, उसके तहत जितने भी मेंबर्स डेवलपर हैं उनको उनके साथ एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग साइन करवा रहे हैं, और सभी लोगों को कहा जा रहा है कि जो एग्रीमेंट बनाए वो बिल्कुल दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये नहीं कि डेवलपर की ओर स्विंग न करे या बायर की ओर स्विंग न करे। तो एक तो ये हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में ये ड्राइव चलाया हुआ है। और एक चीज आप मार्क करेंगे, पिछले 2-3 वर्षों में रिसेशन के बाद आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान में पहली बार हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग का एक रिवॉल्यूशन आ गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग का रिवॉल्यूशन इस बात को प्रमाणित करता है कि जो कंज्यूमर हैं, जो बायर हैं, जिनकी एबिलिटी जो या तो वो क्रेडिट वर्दीनेस कम भी है उनका, तो भी वो घर खरीदने में सक्षम हो पा रहे हैं, और उनको भी वो सुविधाएं हर शहरों में दी जा रही है। इसी के कारण बैंक लोन इंटरेस्ट रेट आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण इशू हो गया है, और जिन आप बैंक वो रातों रात बढ़ जाती है। मतलब इधर आपने बेचा और अगले तक वो जब तक जाएगा तो उसमें इजाफा हो जाता है। ये जैसे अभी कह रहे थे कि कीमतों को नियंत्रण करना चाहिए, क्या आपको लगता है कोई वे आउट हो सकता है कीमतों को नियंत्रण करना? इसको अंग्रेजी में कहते हैं विशफुल थिंकिंग, कि काश ऐसा हो जाए कि खाना अपने आप प्लेट में परोस के मेरे सामने आ जाए, बिना किसी मेहनत करे, बिना सब्जी काटे, बिना आटा। दिस इज विशफुल थिंकिंग। देखिए, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसकी कीमत डिमांड करता है। अगर एक प्लॉट को खरीदने वाले 10 लोग हैं तो उसकी रोज कीमत बदल जाती है, रोज, और 1 घंटे के बाद बदल जाएगी।
उसको रोक के नहीं रख सकते कि आप कहिए साहब इसको रोक दीजिए। जब तक उसके लेने वाले 10 हैं और प्लॉट 1 है तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, और एक बार बिकेगा, 10 बार बिकेगा, बड़ी हुई कीमत पे वही प्लॉट बिकेगा। तो ये समझ लीजिए कि रियल एस्टेट के अंदर दाम जो निर्धारित होते हैं वो सप्लाई और डिमांड से होते हैं, और डिमांड आज की तारीख में सप्लाई से ज्यादा है। जिन क्षेत्रों में डिमांड कम है वहां कीमतें स्थिर हैं। आपको मिल जाएंगे ऐसे हिंदुस्तान भर में ऐसे कई शहर मिल जाएंगे जहां पर कीमतें 3 साल से बड़ी नहीं है, वहां जाकर खरीद लीजिए। खन्ना जी, सवाल तो ये ना कि जो कीमत आम आदमी तो चुका नहीं सकता, लेकिन इन्वेस्टर आता है अपना काला धन लेके, वो चुका लेता है और रख लेता है अपनी किटी में। आम आदमी कौन है और इन्वेस्टर कौन है ये भी समझ लीजिए। वही आदमी जिसके पास 4 पैसे फालतू हैं, वही आम आदमी इन्वेस्टर बन जाता है। वो कहीं ऊपर से उतर के थोड़ी ना आता है कोई। वही आदमी तो वही है जिसके पास 4 पैसे बचे हुए हैं। तो 4 पैसे बचने वाला 2 गिलास पानी पी लेगा, पूरी 1 बाल्टी भर के नहीं पिएगा। नहीं, फर्क है देखिए दोनों में। वो ये बोलेगा कि पूरी बाल्टी खरीद लो, इन्वेस्टमेंट में और काले धन वाले की इन्वेस्टमेंट में फर्क है। देखिए खन्ना जी, ये तो आपको करना पड़ेगा। देखिए वही चाहेगा कि पूरी बाल्टी खरीद लूं और फिर मोहल्ले वालों को डबल दाम पे गिलास बेचूं मैं। इन्वेस्टर कौन है? आप और हम में से तो है, कोई ऊपर से तो आते नहीं है वो। ये समझ लीजिए। हम सवाल इसका है कि जिसको अपने लिए घर चाहिए, आज की तारीख में बैंक लोन दे रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा बैंक नहीं है जो हाउसिंग लोन नहीं देता। पर किसको देता है ये भी तो बात है। नहीं, तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको अपनी क्रेडिट वर्दीनेस दिखानी पड़ेगी, या आपको ऐसा घर खरीदना पड़ेगा जो प्री अप्रूव्ड है, जिसके अगेंस्ट वो लोन दे और आपको हाइपोथिकेट कर ले उसी घर को, और आपको हर मकान बने पड़े हैं लेकिन बिल्डर्स उसको बेच नहीं रहे हैं, तो क्या वे ऐसे सारे केसेस कंपटीशन कमीशन द्वारा नहीं डील किए जा सकते? मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि सर आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमें सिटी की आइडेंटिटी बचाए रखना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाना है, तो सर आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि हमारी पॉपुलेशन 1 अरब को पार कर चुकी है और लगातार शहरों का विस्तार हो रहा है, एग्रीकल्चर जमीन जो सिकुड़ रही है, तो इस प्रकार अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे दिल्ली जैसे शहरों में तो इनका एक्सटेंशन होगा और हमें खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारी आज की जरूरत है, इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। पॉइंट अगर आप बॉम्बे में देखें, वहां पे अक्यूट स्कैसिटी ऑफ हाउसिंग है, मगर वहां पे रीडेवलपमेंट नॉर्म्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं। किसी शहर को हम रोक नहीं सकते हैं। 30 साल पहले जो मकान बने हैं, डीडीए के, जीडीए के, बीडीए के घर बने हैं, वो एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए बना था। आफ्टर 30 इयर्स 40 इयर्स एक पुनर्निर्माण करना पड़ेगा हर शहर का। वहां पे आपको डेंसिटी नॉर्म्स सम एरियाज में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कुछ एरियाज में वो अलाउ करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर शहर को आपको यू हैव टू कीप इट अलाइव। जी, ओके। अंसारी साहब, जिस तरह से एक तो हाई राइज की बात करें, अगर हम दिल्ली का ही एग्जाम्पल लें, एक तरफ लुटियंस की दिल्ली है और बाकी दूसरी तरफ दूसरी दिल्ली है। लुटियंस की दिल्ली में बहुत कम आबादी है लेकिन बाकी दिल्ली में भरे पड़े हैं लोग। क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी एक रैशनलाइजेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए रैशनलाइजेशन। और मैंने ये बात नहीं कही कि हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ना बनाएं। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाना आज की जरूरत है। और जो आपने कहा कॉम्पैक्ट सिटीज चाहिए, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर लैंड को भी बचा के रखना है, शहर को हमें इतना फैलने नहीं देना है। हाँ, मगर सवाल ये है कि अगर एक बैलेंस की जरूरत है कि कुछ ऐसे एरियाज में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बने, कुछ एरियाज में फैमिली हाउसिंग बने, क्योंकि बच्चों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। अगर मल्टी स्टोरीज में जाके ऊपर टंगे हुए हैं तो जो लोग बच्चे वाले हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाके अटके रहे। तो हर लाइफ बिल्डर्स जो होते हैं कि किसी ऐसी जगह पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के खड़ी कर देते हैं और कस्टमर को अलॉट कर देते हैं, फ्लैट दे दिए, भेज दिया, उसके कुछ दिनों बाद वो बिल्डिंग तोड़ दी जाती है या खाली करवा ली जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या फिर सरकार को इसके लिए क्या बनाया गया है वो चीज? ओके, विपिन जी, आप इसको आंसर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे इन्हें कुछ? देखिए, ऐसा है कि अगर जहां पे भी कोई अनाचित तरीके से काम हुआ होगा या कोई सरकारी लैंड है उस पर बिल्डिंग बनी होगी, उसको तोड़ा जाएगा। जो सरकारी लैंड नहीं है या बिल्डर की अपनी प्राइवेट लैंड है जिस पे बना रहा है, उसको थोड़ा जाएगा। जी नहीं, कई बार उपभोक्ता को पता ही नहीं चलता ना कि ये लैंड सरकारी है कि गैर सरकारी है कि कैसी है। उसके लिए तो आप क्रॉस चेकिंग ही कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बिल्डर से पूछिए, उसके जो उनके अप्रूवल लेटर्स हैं, उनके जो बिल्डर्स प्रोवाइड करते हैं आजकल ये सारी फैसिलिटीज, वो देखिए आप उस चीज को, उसके बाद डिसीजन कीजिए। अगर होम लोन है, सरकारी बैंक उसको होम लोन दे रहे हैं, तो काफी हद तक उन्होंने ड्यू डिलिजेंस कर रखी होती है। देखिए, एक बात याद रखिए, आजकल हर नागरिक के पास आरटीआई का अधिकार है। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से
म्यूनिसिपैलिटी से RTI डाल के पूछ सकते हैं कि प्लॉट नंबर फलानी गली में ये जो बन रहा है, क्या ये लैंड किसके नाम पे है आपके रिकॉर्ड में, और क्या इसका। ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लोग तो बड़े बड़े लोगों के लिए सोचते हैं, बड़े बड़े घर बनाने के लिए, क्या गरीब आदमी के लिए भी कभी सोचते हैं आप लोग? जब लखटकिया कार बन सकती है तो आप लोग लखटकिया घर क्यों नहीं बनाते हैं? इसका जवाब तो हिंदुस्तान का अगर कोई भी बोनाफाइड हिंदुस्तानी है वो जरूर चाहेगा कि अगर लखटकिया कार बन सकती है तो हम लखटकिया घर भी दें, क्योंकि उसके बायर्स लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि बहुत ऐसे जो घर बनाने के लिए जो कंपोनेंट है, जैसे जमीन हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सारी चीजें अनियंत्रित है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। और यदि हम 1 लाख का अगर घर देना शुरू करें तो जो हमारी कैपेसिटी है, हम 10-20 घर या 50 घर बना के हम अपनी इंडस्ट्री को बैठा लेंगे या अपने आप को समाप्त कर लेंगे। वैलिड पॉइंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे एम्प्लॉइज होंगे, उनको रोजी रोटी हमारे यहाँ से चल रही एम्प्लॉयमेंट वो सारा खत्म हो जाएगा। वैलिड, हाँ बोलिए। जब तक रियल एस्टेट में काला धन खत्म नहीं होता सर। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, DDA ने अभी 21,000 प्लॉट अलॉट किए हैं, वो पहले से ही बिके हुए हैं ऑलरेडी। कोई 3 लाख की पर्ची बिकी हुई है, कोई ठीक है ना। असली उपभोक्ता को वो चीज नहीं मिल पा रही है, स्टॉकिस्ट बैठे हैं। आपने बहुत से चीनी स्टॉक कर ली, या आपने सरसों स्टॉक कर लिया, तेल के पीपे स्टॉक कर लिया और रेट बढ़ा दिया हमारे। इसी तरह मकान स्टॉक हो रहे हैं, एक आदमी के पास इतना बड़ा स्टॉक करके बैठा है। बिल्कुल, तो आदमी को उसका आके मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल आप पैसा नहीं निकलेगा। बिल्कुल आप मुद्दे पे आगे, इसलिए रेगुलेटर की जरूरत है और बायलेटरल रेगुलेटर की जरूरत है। अगर आप सिर्फ डेवलपर को रेगुलेट करेंगे तो भी आपका पर्पस पूरा नहीं होगा, या सिर्फ अप्रूविंग अथॉरिटी या कंज्यूमर को रेगुलेट करेंगे तो भी नहीं। ये एक तरीके से सभी पक्षों को आपको रेगुलेट ओके, हमारे साथ बात कहेंगे। सबसे पहले तो थोड़े यंग लोग, आपको लगता है कि आप जितना कमा पाते हैं उसमें एक मकान कब तक ले पाएंगे? जब तक 50-60 साल का नहीं रहूंगा तब तक। ये हकीकत है ना? ये हकीकत, ये हकीकत। सर ने भी कहा कि रेट डिमांड एंड सप्लाई से होते हैं, लेकिन सर्कल रेट और प्रीमियम अमाउंट का क्या? हाँ ठीक है, ओके। और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। एज फार एज आई एम कंसर्न मैम कि जो लैंड के प्राइजेस हैं वो फिक्स कर देने चाहिए। इट शुड बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए। ये विजुअल थिंकिंग है आपकी खन्ना जी के मुताबिक। नहीं, कोई ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए। फिक्स कर देंगे तो पता क्या होगा जी, वही 1 नंबर की पेमेंट अलग है, 2 नंबर की पकड़ी अलग है। फिक्स करने का कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए ना जी कि जो सब ले सकें इसके अंदर। ये तो हाँ जी, कुछ फ्लैट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ जो है बड़े ही लोग ले पाते हैं, छोटे नहीं ले पाते हैं। नहीं तो छोटे फ्लैट लेना, पर छोटे लोग भी 1000 फुट का फ्लैट ये बेच रहे हैं। नोएडा में 1000 फुट का फ्लैट 20 लाख रुपए का बिक रहा है, दिल्ली में 2 करोड़ से कम नहीं मिलेगा आपको। नहीं, इसका आपका कहने का मतलब है कि अगर सप्लाई इतना बढ़ा दिया जाए, जैसा कि आपने सीएम साहब ने कहा कि अगर सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो अपने आप मिलेगा, सुलभ हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग इसमें अब यंग लोग हैं, जो भी हैं, मतलब जो समर्थ रखते हैं कोई प्रॉपर्टी लेने का, तो हम लोग जो जनरेशन है आगे जाके वो हम कैसे मैनेज करेंगे? मैं क्योंकि इन चीजों को हम देख के डर रहे हैं। 1 मिनट, डर रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। परंतु आप हिम्मत करिए और 1000 फुट का फ्लैट नोएडा में 20 लाख रुपए का मिल रहा है, उसको बुक कर दीजिए। सही है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले आपने एक बात बोली थी कि जहाँ पे कीमतें स्थिर हैं। हाँ सही कह रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कीमत स्थिर, आप ये बताइए, मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ और नोएडा में कीमत स्थिर है तो मैं क्या नोएडा रहूंगा क्या? और कोई तरीका भी नहीं है। नहीं तो दाम नहीं गिरने वाले। हमारे पिताजी का व्यवसाय यहाँ पे है, सारी चीजें हमारी यहाँ पे, पढ़ाई यहाँ पे, मेट्रो चलाइए, वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे? इसीलिए मेट्रो तो इसीलिए चली है। नहीं, गवर्नमेंट बसेस भी तो चली थी ना सर, मेट्रो चली है तो बसेस भी चली है। ये विजुअल थिंकिंग से चलेगा तो कुल मिला के 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ डिबेट ही होगा। सोल्यूशन है। अच्छा सोल्यूशन है। आप यंग हैं, आप चाहते हैं कि आप घर खरीद, अभी से बुक कर दीजिए। प्लीज बुक अर्ली एंड बुक वेयर यू कैन अफोर्ड इट। जो आप नहीं खरीद, आप शहर के बीचों बीच बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे आपके बजट में। जहां आप खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। आज आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं। हाँ। जब आप नौकरी व्यवसाय शुरू करते हैं, बाय वे यू कैन, इवन इफ इट्स फार अवे। जब आपको जरूरत पड़ेगी वो बेच दीजिए, आपका सीड फंड हो जाएगा। यू बाय वेयर यू वांट टू लिव।
बट किसी शहर में अराउंड द वर्ल्ड सिटी के बीच में जहां आप रहते हैं आप नया मकान नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इफ यू आर यंग। मेरा गवर्नमेंट से आग्रह है कि बिल्डर को रेगुलेट करने के साथ साथ इन्वेस्टर को रेगुलेट करें। इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पे एक्चुअल यूजर नहीं है। बिल्कुल। गुवाहाटी में भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, दिल्ली से पैसा लगता है उसमें। तो पहली बात तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जो पहले बना हुआ था, उसी तरह नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सीलिंग एक्ट होना चाहिए कि एक आदमी मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी खरीदे, 3 प्रॉपर्टी खरीदे। पहली बात तो ये है। दूसरा, दिल्ली में जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, जो अभी खुराना साहब या खन्ना साहब ने कहा कि आप खन्ना साहब आज उपभोक्ताओं की बात नहीं कर रहे, डेवलपर की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वालों की बात कर रहे हैं। खन्ना साहब ने जो बात कही कि दिल्ली छोड़ के आप नोएडा चले जाइए, तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली में सर्कल रेट से 85% डिस्काउंट में रजिस्ट्री होती है। सूरजमल बिहार में प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट है, रजिस्ट्री 60,000 रुपए स्क्वायर यार्ड में होती है। दिल्ली का सर्कल रेट कम कीजिए, दिल्ली में हर एक आदमी को मकान मिलेगा। मेरा ये कहना है। मैडम आप बोलिए आपको क्या लगता है घर खरीदने का जो ये सपना है आम आदमी से कितना दूर से दूर होता चला जा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, घर खरीदने सपना तो तभी पूरा होगा जब हम बनाएंगे कि हम उसको ले सकें। नहीं, जब तक हम उतने काबिल बनते हैं तब तक मकान और दूर चला जाता है हमारी पहुंच से। नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर आदमी कोशिश करता है और उसका सपना जरूर पूरा होता है, ये मेरा कहना है। ओके, आप बोलेंगे। हाँ बोलिए मैम। जिस तरह से खन्ना साहब ने आज उपभोक्ताओं की खिंचाई की है मेरे हिसाब से ये मतलब आज जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आज ही मतलब कि आज से कर लो, पैसा जमा शुरू कर दो, फिर कब घर खरीदोगे, ये तो मतलब लगता है कभी नहीं खरीद पाएंगे फिर। देखिए, क्योंकि करोड़ों रुपए आज अगर 2 करोड़ है तो फिर 10 साल 12 साल 15 साल के बाद तो 10 करोड़ हो जाएंगे। विशफुल थिंकिंग का मतलब ये होता है ऐसी चीजों की उम्मीद करो जो वास्तविकता में जिंदगी में कभी मिला ही ना। एक मिडिल क्लास के लिए उम्मीद दिल्ली के अंदर 2000 स्क्वायर फुट के कोई फ्लैट आपको करोड़ों रुपए से कम नहीं मिलेगा। और आप उम्मीद करेंगे दिल्ली में मिल जाए, तो ये विजुअल थिंकिंग है। ये सबसे छोटा एक सबसे छोटा बच्चा यहाँ बैठा है, 1 मिनट, उससे हम पूछेंगे ये मकान कब बनाएगा, कब बनाओगे बताओ? आपको लगता है ये सारे डिस्कशन सुन के? नहीं, इतना क्यों, इतना नेगेटिव थिंकिंग क्यों? हाँ, नहीं बना पाओगे? नहीं, हम चाहेंगे कि इस बच्चे का मकान जरूर बने। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चर्चा में, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे बहू, आपका स्वागत है। आज हम रियल एस्टेट की बात कर रहे थे। मकान खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, जमीन या दुकान खरीदनी हो, जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं और जिस तरह का ये पूरा का पूरा व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें व्यवस्था कम अव्यवस्था ज्यादा नजर आती है, उसमें उपभोक्ता कहाँ फंसा हुआ है, इन सब विषय पर आज हमने बात की, डिस्कशन किया। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। जमाल साहब, क्या मानते हैं अब आप, अंसारी साहब, किस तरीके से हम जो है इसी सब में से बुन के कुछ अच्छा निकालें ताकि हमारे हर नागरिक को एक अदद घर मिल सके? देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा, ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है इस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर के अंदर। अब जैसे खन्ना साहब कह रहे थे कि अगर आपको पता लगाना हो कि मकान कहाँ अवेलेबल है और उसकी क्या स्टेटस है, आप आरटीआई डाल। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हर एक कर नहीं सकता। बल्कि होना तो ये चाहिए कि एक डाटा बैंक कहीं होना चाहिए, चाहे वेब पे अवेलेबल हो, चाहे जैसे भी अवेलेबल हो, जहां पे किसी भी एरिया के 20 लाख में मकान मिल रहा है। मुझे तो पता नहीं है कि मिलता है, मुझे नहीं पता कि मिलता है। मैं समझता हूँ कि 35 लाख से कम में नहीं मिल सकता। वो आप ये बिल्डर बैठे बताएंगे, बिल्डर बैठे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और अगर पता है तो आपको पता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक एग्जाम्पल की बात हो रही है। साहब की बात को असर्ट करता हूँ, मिलते हैं। और मैं दूसरी बात थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, उनका कहने का लॉजिक ये है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू एवरीबॉडी। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, आप बात कर चुके हैं। हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन मिलना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि लोगों को फायदा हो सकता है। अगर कहीं पे मिल रहा है 20 लाख में। हाँ, अगर हम एक 5 डायमेंशनल डाटाबेस वेब पे डाल दें, अच्छा, डिजिटल प्लान, 3rd dimension is built up space, 4th dimension is the use of the space, and 5th is the ownership of the space. ये डेटाबेस अगर ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो, जो हर किसी को एक्सेसिबल हो, तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। दूसरी जो बात हम कह रहे हैं, सप्लाई इज द ओनली सॉल्यूशन, चाहे वो रेंटल के रूप में हो, क्योंकि हर आदमी खरीद नहीं सकता। आपने बच्चे से कहा वो एकदम खरीदेगा कहां से? लेकिन अगर रेंटल की सप्लाई भी हो, बाद की बात की थी। नहीं, अगर रेंटल की भी सप्लाई हो तो उतनी ही डिमांड परचेजिंग में कम हो जाएगी।
तो डिमांड और सप्लाई की बैलेंस आने में आसानी रहेगी। करके रखा हुआ लाखों घर खाली पड़े हैं, वो भी मार्केट में अगर आ जाए तो उतने की डिमांड मार्केट से कम हो जाएगी खरीदने वालों की। सप्लाई और डिमांड का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और अभी हमारा क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो इसकी सप्लाई बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जी जयश्री, इन्होंने कहा डेटा की जरूरत है और डेटा ऐसे देना चाहिए जो एनेबल करे कंज्यूमर्स को। लास्ट 3-4 इयर्स में एज हेड ऑफ कंटेंट एंड रिसर्च इन मैजिक ब्रिक्स हमने कई ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए हैं जहां जो प्रश्न ये उठा रहे हैं अगर ये हमारे फोरम में आके डालें, हम डेवलपर्स से, ब्रोकर्स से, लोकल अथॉरिटी से, हम हमारी डेटाबेस से हम आपको जवाब देते हैं। एंड आप आज जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं दिल्ली में नहीं खरीद सकता, दिल्ली में आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आज आपकी क्षमता नहीं है। मगर अगर आप देखें कि आपकी क्षमता जो है जहां अवेलेबल है, राजनगर एक्सटेंशन देखिए, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक देखिए, यहाँ पे लोअर दाम पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। जहां अवेलेबल है फर्स्ट इन्वेस्टर को कभी नहीं मिल सकता है। मगर आज अगर आप कहीं और खरीदें और आज रेंट पे रहें, यूज डेटा क्रिएटिवली, रेट्स एंड ट्रेंड्स है, डेवलपर्स कहाँ न्यू प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, ये सब अगर आप जानते हो तो आप जरूर खरीद सकेंगे। आपकी देखिए मेरा ये कंज्यूमर्स के लिए भी है। सबसे पहले अपने माइंडसेट के अंदर क्लैरिफाई करिए, अगर आप कहीं बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से उसके भी रेट्स बढ़ रहे हैं और आप अपने लिए रेंटल हाउसिंग को चूज करते हैं क्योंकि रेंटल हाउसिंग इज फार चीपर, हम सबको पता है। तो रेंटल हाउसिंग में आप कंटिन्यू टू लिव, लेकिन एक रियलिटी जो सेविंग्स के लिए होती है उसको तो इस्तेमाल करिए। जरूरी नहीं कि चलो आपका घर खुद के रहने के लिए बने, लेकिन इसको एज अ सेविंग। मैं इनसे 101% एग्री करता हूं और जितने श्रोता सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं, एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट होने के नाते। जिस दाम पे आपको जो भी घर आज मिल रहा है उस दाम पे कल नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा दाम पे मिलेगा। इसलिए अपना हिसाब लगाइए, बैंक के पास जाके 20 साल का एक हाउसिंग लोन ले लीजिए और उसकी EMI इतनी करिए जितनी आप हर महीने दे सके और घर खरीद डालिए। नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, सोनीपत में हो, कहीं भी हो, क्योंकि जब ये आप हर महीने अपनी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एक ऐसा पेड़ होगा जो बड़ा होने पर आपको फल देगा। जितने पैसे आपने लगाए हैं 20 साल के बाद जब आपका लोन खत्म होगा तो इसकी कीमत 5 गुनी होगी, 10 गुनी होगी। उसको बेच के हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह जा सके कि जहां आपको कंफर्टेबल है, परंतु आपने जरूर खरीद पाएंगे, ये मेरा दावा है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात यंगस्टर्स के लिए स्पेशली बता रहा हूं। आप लोग अपना क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाइए। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कभी कभी क्या होता है, लोग 20,000 रुपया महीना कमाते हैं लेकिन उसका कोई लेखा नहीं होता है, हम टैक्स देना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने आप को क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाइए और कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी हो, क्योंकि आज से बहुत साल पहले अगर जब दिल्ली की प्लानिंग हुई होगी तो कोई सपने में नहीं सोचा होगा कि यहाँ मेट्रो आ जाएगा। और मेट्रो के लिए दिल्ली पहले भी कभी तैयार नहीं था और आज मेट्रो को अच्छी तरह से उसने सस्टेन कर लिया है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में 70% का गैप है। हम 30-100 किलोमीटर दूर भी घर मिलता है और हमें मेट्रो की सुविधा मिलती है और बुलेट ट्रेन की सुविधा मिलती है, तो हमारा जर्नी 45 मिनट और 40 मिनट का होगा और हमारी प्रॉपर्टी 20 साल के बाद करोड़ों। ओके, कहने का मतलब ये कि सलाह सबने अच्छी दी है, लेकिन इस बीच में हमें उस बात को नहीं भूल जाना चाहिए कि सरकार को जरूर ये बिल जो है लेके आना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर की पूरे के पूरे रियल एस्टेट में वाकई जरूरत है। और जैसे कि राणा साहब ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस करने की जरूरत है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो अपने आप बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और लकटकिया का जो एक सपना है कि एक मकान हमें लकटकिया जैसे कार थी वैसे ही मिल जाए, शायद वो भी पूरा हो सकता है। विशफुल थिंकिंग में भी कभी कभी कोई बुराई नहीं होती। अगले हफ्ते आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।